तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड कंपनी के बारे में। और कंपनी इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से। कंपनी इंडिया की सबसे पहली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो टू व्हीलर्स बनाती है और इंडिया की भी सबसे बड़ी कंपनी है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर क्या हमें आज की डेट में इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, और उसके साथ साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे कि आज की डेट में कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। और उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी हमें किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। दोस्तों जैसे बात करें कंपनी की हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, तो इस कंपनी का पहले नाम था हीरो होंडा लिमिटेड और कंपनी का जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा के साथ में टेक्निकल कोलैबोरेशन था और वहाँ से कंपनी ने अपनी बाइक्स बनाना शुरू किया था। और 2011 में होंडा ग्रुप ने अपना जॉइंट वेंचर कंपनी के साथ ख़त्म कर लिया और जो भी उनका स्टेक था वो इसी कंपनी को बेच करके अलग हो गए और अपनी अलग से बाइक बनाना शुरू कर दिया और इंडिया में यहाँ पे मार्केट करना शुरू कर दिया। उसके बाद बात करें आज की डेट में, तो अब इस कंपनी का नाम बदल के हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड हो गया है। तो बात होगी कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी के ब्रांड पोजीशन के बारे में और मार्केट शेयर के बारे में। तो आपको बता दें कंपनी में बहुत ही अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं और कंपनी की मार्केट पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आप भी ज़्यादातर लोग इस बात को जानते होंगे। अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट पोजीशन की, तो कंपनी पिछले 19 सालों से पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से। हाँ जी बिल्कुल, 1-2 साल या 5 साल से नहीं, पूरे 19 साल से कंपनी नंबर 1 है सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और अभी फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 64 लाख टू व्हीलर्स बेचे हैं और पिछले 10 सालों की हम बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी जो सेल्स है वो 39% से इंक्रीज हुई है। इसके बाद करें कंपनी के ओवरऑल मार्केट शेयर की, तो पूरे टू व्हीलर्स की मार्केट के अंदर कंपनी का 36% काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है। कंपनी के पास ब्रांड्स भी काफ़ी अच्छे हैं। बात करें बाइक्स के ब्रांड की, बाइक सेगमेंट के ब्रांड की, तो कंपनी के पास में यहाँ पे अवेलेबल हैं स्प्लेंडर, पैशन और ग्लैमर। ये ऐसी बाइक्स हैं जो बिल्कुल लोग ट्रस्ट करते हैं और नाम से अपने बिकती हैं। इसमें बात करें स्कूटर या स्कूटी सेगमेंट की, तो उसके अंदर कंपनी के पास में जो मेन ब्रांड्स हैं वो है प्लेजर और मेस्ट्रो। इसके साथ बात करें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, पूरे पैन इंडिया में प्रेजेंस है और कंपनी के पास में 199 डीलर्स हैं और साथ साथ 25,500 कंपनियों से रिटेलर्स हैं जिनके थ्रू कंपनी अपनी बाइक्स और स्कूटी को बेचती है। इसके बाद कंपनी का अगर हम सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस चेक करते हैं, तो बाइक्स के सेगमेंट में कंपनी का 48% का मार्केट शेयर है। और बाइक्स भी आप देखो अलग अलग टाइप की आती है, कोई 100 सीसी, कोई 150 सीसी, कोई 200 सीसी। तो हम उसके हिसाब से देखें सेगमेंट वाइज, तो एंट्री सेगमेंट की जो बाइक्स होती हैं, जो 100 से 125 सीसी के आसपास की जो बाइक्स होती हैं, उसमें कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग 62% का मार्केट शेयर है। फिर डीलक्स सेगमेंट हो गया 125 से 150 सीसी, उसके अंदर कंपनी का 59% का मार्केट शेयर है। फिर जो प्रीमियम सेगमेंट होता है 150 और उससे ज़्यादा जो सीसी की बाइक्स होती हैं 200, 220, उसके अंदर कंपनी का सिर्फ 4% का मार्केट शेयर है। तो इस तरह देखें तो एंट्री सेगमेंट और डीलक्स सेगमेंट में कंपनी का 60% के आसपास का काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है। ये भी हमें कंपनी के बारे में बताता है कि कंपनी का मार्केट जो शेयर है वो इसलिए अच्छा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं और साथ साथ कंपनी की जो स्टेबिलिटी हमें क्लियरली यहाँ पे दिखाई देती है। इसके बात करें कंपनी के स्कूटर सेगमेंट की, तो स्कूटर सेगमेंट कंपनी का सिर्फ अभी 8% का मार्केट शेयर है। तो होगी कंपनी के एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी की एक बहुत ही अच्छे कोलैबोरेशन के बारे में। अभी रिसेंटली 2020 में हार्ली डेविडसन कंपनी ने हीरो मोटोकॉर्प के साथ में अपना जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है और अब से इंडिया के अंदर जितनी भी हार्ली डेविडसन की बाइक्स हैं, प्रीमियम बाइक्स, बहुत सारी अलग टाइप की बाइक्स जो आती हैं, उन सबको हीरो मोटोकॉर्प ही मार्केट करेगी, डेवलप करेगी। उसके साथ उसकी जो एक्सेसरीज होती हैं और जो जनरल मर्चेंडाइज होते हैं वो सब हार्ली डेविडसन ब्रांड के अंदर इंडिया में हीरो मोटोकॉर्प ही बेचेगी। और ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि हार्ली डेविडसन ने भी देखा होगा कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो भी अच्छा है, कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी अच्छा है, इसलिए कंपनी हमारे काम आ सकती है और कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये भी इस कंपनी के बारे में। इसके बाद हम बात करें आजकल जो काफ़ी हाइप में चल रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कि एनवायरनमेंट के हिसाब से भी अच्छा है और हम देखें तो धीरे धीरे कस्टमर्स के अंदर भी काफ़ी अच्छे से डिमांड यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की। तो आपको बता दें हीरो मोटोकॉर्प जो लिमिटेड कंपनी है ये भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर काम कर रही है और 2016 से ही कंपनी ने जो है इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। 2016 में कंपनी ने अथर एनर्जी कंपनी जो है उसके अंदर
35% का स्टेक ले लिया था। और आपको बता दें जो अथर एनर्जी कंपनी है ये इंडिया की सबसे पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने की कंपनी है और आज की डेट में ये दो प्रोडक्ट हमें ऑफर करती है, अथर 450 और अथर 450X। तो एक तरीके से ये भी जो है वो हीरो मोटोकॉर्प के ही प्रोडक्ट्स हो गए क्योंकि कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेक इसके अंदर है। ये तो बात है कंपनी के जो कंपनी दूसरी एक्वायर करी एक तरीके से कंपनी ने। इसके अलावा कंपनी ने अपना भी एक स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया है और उसका नाम है हीरो हैच। और हीरो हैच के अंदर कंपनी खुद अपने सारे जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है वो मैन्युफैक्चर करेगी और उसके बाद में उनका डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स का काम करेगी। तो कंपनी ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर भी हम देखें तो काफ़ी तरीके से आ चुकी है। उसके बाद एक और कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंग है जिसके अंदर कंपनी को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है और वो है फाइनेंस की विंग। उसका नाम है हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड। हीरो फिनकॉर्प के अंदर जो है कंपनी जो भी उनके व्हीकल्स होते हैं उनको फाइनेंस करती है। तो जितनी भी कंपनी की सेल्स होती है उसमें लगभग 50% के आसपास की जो बाइक्स और जो स्कूटर्स होते हैं वो लोग फाइनेंस कराते हैं, लोन लेते हैं। उसके अंदर कंपनी जो भी फाइनेंसिंग होती है उसके अंदर 40% के आसपास कंपनी जो है वो इस अपनी विंग के अंदर फाइनेंस करती है और उसके थ्रू भी कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करती है। इसके बाद बात करें कंपनी के इंटरनेशनल मार्केट की, तो कंपनी का इंटरनेशनल फुटप्रिंट जो है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। 2012 के अंदर बात करें तो सिर्फ 4 कंट्री के अंदर कंपनी की प्रेजेंस थी और आज की कंपनी का जो माल है वो 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर बिकता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बहुत सारी कंट्रीज़ के कंपनी की आ चुकी है। और ग्लोबली बात करें तो कंपनी के 9000 प्लस जो है वो कस्टमर टच पॉइंट हैं जिसमें सर्विस स्टेशंस हैं, सेल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उसके थ्रू कंपनी जो है अपने ग्लोबली जो कस्टमर हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ अगले 3 से 4 साल के अंदर कंपनी ने अपना टारगेट रखा है कि ओवरसीज़ मार्केट के अंदर कंपनी 1 मिलियन जो यूनिट्स है वो कंपनी बेचने का टारगेट है कि 1 मिलियन की जो सेल्स है वो हमें ओवरसीज़ मार्केट से करनी है और अपना जो रिवेन्यू है उसके अंदर ओवरसीज़ का जो रिवेन्यू है उसके परसेंटेज को इंक्रीज करना है। इसके बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की, तो आज की डेट में कंपनी के पास में 8 मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं जिसमें 6 जो है वो इंडिया के अंदर हैं, एक जो है वो कोलंबिया में है और एक बांग्लादेश के अंदर है। उसकी बात करें टोटल कंबाइंड कैपेसिटी की, तो कंपनी के पास में टोटल कंबाइंड कैपेसिटी है 9 मिलियन यूनिट्स पर एनम, यानी कि 9 मिलियन यूनिट्स जो है वो टोटल इन सारी जो 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहाँ से मिलकर कंपनी मैक्सिमम जो है वो बना सकती है। इसके बात करें कंपनी की एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की, तो कंपनी लगभग 72% से 88% के आसपास जो है एवरेज यूटिलाइज कर लेती है अपनी जो भी उनकी कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि कंपनी का ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, प्रोडक्शन कम हो रहा है, डिमांड कम है, लेकिन जितनी कैपेसिटी है लगभग कंपनी उसका काफ़ी अच्छा अमाउंट जो है वो ऑलरेडी यूटिलाइज करती है। इसके बात करें कंपनी की R&D कैपेबिलिटीज़ की, तो आपको बता दें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कंपनी को बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकता है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। और इस कंपनी की बात करें तो ये भी R&D के ऊपर काफ़ी अच्छे से काम करती है जिससे कंपनी नए प्रोडक्ट ला सके और जो उनके पुराने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी काफ़ी अच्छे से एनहेंस कर सके। यहाँ पे बात करें तो कंपनी के पास में 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, एक जयपुर के अंदर है और दूसरी मुनीच जर्मनी के अंदर है। और कंपनी अपने जो टोटल रेवेन्यू होता है साल का उसका लगभग 2.5% के आसपास का जो पैसा है वो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करती है। और इसको कंपटीशन से इंक्रीज़ करें तो कंपटीशन की जो दूसरी कंपनी है उससे लगभग डबल पैसा हर साल कंपनी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च करती है जिससे कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छे से एनहांस कर सके। और बात करें आज की डेट में कंपनी के पेटेंट्स की, तो कंपनी के पास में 94 पेटेंट्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू कंपनी अच्छे से अपने प्रोडक्ट डेवलप करती है और मार्केट करती है। ये तो होगी कंपनी के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कंपनी के रिस्क प्रोफाइल की, तो बता दें जो जनरल रिस्क है वो तो सभी कंपनी साथ होते हैं कॉम्पिटिटर का, तो यहाँ पे भी है कि बहुत सारी कंपनी जैसे बजाज है, TVS है, यामा है, वो भी अपने नए नए प्रोडक्ट लेके आते रहते हैं, मार्केटिंग कैंपेन करते हैं, तो उससे भी कंपनी कॉम्पिटिशन आता है। लेकिन आज की जो मेन कॉम्पिटिशन आ रहा है कंपनी को वो आ रहा है इलेक्ट्रिकल बाइक्स और स्कूटर्स के साथ में, क्योंकि कार्स के मुकाबले देखें तो बाइक्स और स्कूटर जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में वो ज़्यादा एक्सेप्टेंस पा रहे हैं कस्टमर की, क्योंकि कार्स में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस जाना है 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर, लेकिन 2 व्हीलर जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होते हैं, घर में ही चार्ज हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से देखें तो वो एक काफ़ी क्वेश्चन है कि कंपनी आने वाले टाइम में अपने जो पेट्रोल के इंजन हैं उनको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कैसे कन्वर्ट कर पाती है, कितना मार्केट शेयर वो जनरेट कर पाती है, उस हिसाब से देखें तो वो एक हमें रिस्क फैक्टर है। वो हमें आज के में नहीं पता कि कंपनी कल को इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट में कैसा परफॉर्म करेगी, या जो लोगों की डिमांड आज बढ़ रही है वो कितने लेवल तक जाएगी कि कंपनी आराम से अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको बेच पाएगी, या कंपनी को पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा अपना जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ। तो ये हमारे कंसर्न जरूर इस कंपनी साथ में है। बाकी ओवरऑल देखें तो अभी तक भी कंपनी नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती है और बिजनेस वाइज देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये कंपनी आज के डेट में हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों अभी तक तो बात हुई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में।
अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं पिछले 5 साल का डेटा यूज़ करता हूं, जिससे हमें सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली पता लग सके। और यहाँ पे पिछले 5 साल का हम डेटा अगर देखें तो सबसे पहला जो रेवेन्यू जो हम पैरामीटर चेक करते हैं वो होता है रेवेन्यू। और यहाँ पे देखें तो 2018 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था 32,400 करोड़ रुपये, 2019 में हो गया 33,900 करोड़ रुपये। लेकिन हम 2021 और 22 का देखें तो यहाँ पे 30,900 करोड़ रुपये और 2022 में 29,500 करोड़ रुपये। यहाँ पे देखें तो कंपनी के जो रिवेन्यूज़ हैं वो 2018 के मुकाबले आज की डेट में कम हो गए हैं पिछले 3 सालों में। तो इस समय ये पता लगता है कि कंपनी कहीं ना कहीं कंपटीशन का सामना कर रही है। जो हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात की है, जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं जो ऑलरेडी अभी पेट्रोल इंजन बना रहे हैं, उस हिसाब से देखें तो कंपनी के रिवेन्यूज़ पिछले 5 साल के हिसाब से ग्रोथ नहीं आई है, बल्कि 2018 के मुकाबले कम ही हो गए हैं। इसके अलावा अगला हम पैरामीटर चेक करें तो हमारा होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और इसमें भी देखें तो पिछले 5 साल से लगातार कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट आ रही है। 2018 में 16% था, 2019 में 15%, 2020 में 14%, फिर 13, फिर 11। ये भी हमें यही इंडिकेशन देता है कि कंपनी के साथ कॉम्पिटिशन तो आ रही है, साथ साथ कंपनी की जो कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से। और साथ साथ कंपनी के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन की वजह से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, सब चीज़ करनी पड़ती हैं। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें कम होता दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अगला पैरामीटर चेक करते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखें तो 2018-19 के अंदर कंपनी के पास में 3700 करोड़ रुपये 2018 में आए थे नेट प्रॉफिट के, 3400 करोड़ रुपये 2019 में। लेकिन 2021 और 22 की बात करें तो 2021 में 2900 करोड़ रुपये और 2022 में 2300 करोड़ रुपये। ये भी देखें तो पिछले 5 साल के मुकाबले काफ़ी कम हो गए हैं। और इस हिसाब से हमें यही दिखाई देता है कि कंपनी जो फाइनेंशियल्स हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कम हो रही है। इस बार अगला हम पैरामीटर चेक करें कंपनी का डिविडेंड पे आउट परसेंटेज। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा रहा है, पिछले 5 साल से हर साल कंपनी ने डिविडेंड पे किया है 72%, 82%, 50%। तो ये कंपनी का काफ़ी अच्छा पैरामीटर है और कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशो। और डेट बाय इक्विटी रेशो में ये पता लगता है कंपनी ने अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कंपनी ने लोन कितना लिया है। और यहाँ पे देखें तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो आ रहा है 0.04, यानी कंपनी कोई खास डेट लिया ही नहीं है। एक तरीके से कंपनी डेट फ्री कंपनी है और कोई डेट ही नहीं है तो कोई इंटरेस्ट भी कंपनी को खास पेमेंट नहीं करना है, तो इंटरेस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी का। इसके बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें ये पता लगता है कि कंपनी के साथ जो इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना, कंपनी उनके पैसे पर कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। और यहाँ पे देखें तो कंपनी का लास्ट ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 14.5%। और 15% या उससे ज़्यादा किसी भी कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है। तो आप देखें लगभग पैरामीटर के आसपास ही है। तो ये तो कि पिछले साल का रिटर्न ऑन इक्विटी, और पिछले 5 साल का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो वो 22% आ रहा है। ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है। और 5 साल का जो एवरेज है वो 15% साइन से ऊपर जा रहा है और ये भी कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिला के अगर कंपनी के फाइनेंशियल आज की डेट में चेक कर पा रहे हैं तो बिल्कुल हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कंपनी के रेवेन्यूज़ भी कम हो रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो रहे हैं और कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो रहा है। लेकिन अभी तक भी कंपनी में कोई डेट नहीं है, वो कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और इसके हिसाब से हम देखें तो मेन जो मुझे रीज़न दिखाई दे रहा है वो यही है कि कंपनी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की वजह से प्लस जो इकोनॉमी हमारी डाउन चल रही है उसकी वजह से कंपनी जो है अभी उतना ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है अपने रिवेन्यूज़ के अंदर और अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। तो ये देखने वाली बात है कि आने वाला टाइम बताएगा कि किस तरह से कंपनी अपने आप को रिकवर कर पाती है, रिवेन्यूज़ इंक्रीज़ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या अपने प्रॉफिट्स का क्या कर पाएगी। और साथ साथ अपने जो नया विंग स्टार्ट करना पड़ रहा है सारी कंपनीज़ को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, उसमें कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कंपनी आने वाले टाइम में क्या कर पाएगी। आज की हम देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल हमें कुछ खास दिखाई यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, एवरेज सी फाइनेंशियल्स हैं कि ठीक ठाक बस कंपनी चल रही है। तो अभी तक तो बात होगी कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की कंपनी में किस प्राइस पे मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और मैं बता दूं किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो पर वैल्यू करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं किस तरह से हम खुद से कंपनी का वैल्यूएशन कर सकते हैं तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बनाई हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पिछले 3 साल कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखें तो 2020 में कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल था 4,230 करोड़ रुपये, 2021 में 3,529 करोड़ रुपये और 2022 में 1,534 करोड़ रुपये। और यहाँ भी देखें तो पिछले 3 साल से लगातार कंपनी के जो फ्री कैश फ्लो हैं ये भी कम हो रहे हैं। अब क्योंकि वेरिएशन आता है तो हम हमेशा 3 साल के फ्री कैश फ्लो का एवरेज लेते हैं। और यहाँ पे देखें तो 3 साल के फ्री कैश फ्लो का एवरेज आ रहा है 3,100 करोड़ रुपये।
और इसके हिसाब से जो कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 1,55,000 करोड़ रुपये। यानी कि एक ऐसी कंपनी जो 3100 करोड़ रुपए हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उस पूरी कंपनी की वैल्यू हो गई 1,55,000 करोड़ रुपये। अब वही बात है कि हमें पूरी कंपनी तो नहीं खरीदनी है, हमें कुछ शेयर खरीदने हो सकते हैं। तो इसको अगर हम पर शेयर के हिसाब से कंपनी की वैल्यू निकालते हैं तो आती है 7,750 रुपये पर शेयर। यानी कि हम 7,750 रुपये पर शेयर के हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना कैश जनरेट करती है तो इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसा हम हमेशा बात करते हैं, अगर किसी भी कंपनी को हम फेयर प्राइस पे या प्रीमियम पे लेते हैं तो हमारा रिस्क काफ़ी इंक्रीज होता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया है वो सब क्या है, पास्ट रिकॉर्ड है। जो भी मैंने फ्री कैश फ्लोज देखे हैं, सेल्स, रिवेन्यू, प्रॉफिट जो भी देखा है वो सब पास्ट रिकॉर्ड है। हो सकता है कंपनी फ्यूचर में वैसा जो है परफॉर्म कर पाए या ना कर पाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट। उसके अंदर हम कंपनी के जो फेयर प्राइस है उसके 50% में कंपनी को खरीदने की कोशिश करते हैं, जिससे हम कंपनी का जो आने वाला जो भी रिस्क है उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकें और कंपनी को सस्ते दामों पे भी खरीद सकें। तो जैसे हमने निकाली कंपनी की फेयर वैल्यू 7,750 रुपये, उसका 50% यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 3,875 रुपये। तो अगर हम 3,875 रुपये पर शेयर हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को काफ़ी अच्छे प्राइस पे खरीदेंगे, सस्ते प्राइस पे खरीदेंगे, और साथ साथ हम कंपनी के जो आने वाला रिस्क है उसको भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो ये तो कि हमारी बात कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है आज की डेट में कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की, कि आज की डेट में एक्चुअली कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है वो क्या चल रहा है, किस प्राइस पे कंपनी हमें आज की डेट में अवेलेबल हो रही है। तो आपको बता दें आज की डेट में जो कंपनी का प्राइस चल रहा है वो है 2,827 रुपये पर शेयर। यानी कि जो हमने फेयर वैल्यू निकाली 7,750 रुपये, उसका 50% आया 3,875 रुपये, उससे भी कहीं कम प्राइस पे आज की डेट में अवेलेबल है कंपनी 2,875 रुपये। अब इसको परसेंटेज वाइज हम चेक करें तो कंपनी अपने फेयर वैल्यू के 35% पे आज की डेट में अवेलेबल है। यानी कंपनी के जो फेयर वैल्यू है उसके प्राइस पे 65% डिस्काउंट हमें आज की डेट में मिल रहा है। और इस वैल्यूएशन को चेक करके हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि आज की डेट में ये बिल्कुल अंडर वैल्यूड कंपनी है। लेकिन अंडर वैल्यूड होने के कई रीज़न हैं, क्योंकि जैसे हमने बात की कंपनी को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की वजह से रिस्क आ रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कंपनी को अगर हो सकता है पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कल को चेंज करना पड़े आने वाले कुछ सालों में, अगर कंपनी के दूसरे जो प्रोडक्ट्स जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड कम होती है। दूसरा साथ साथ इकोनॉमी भी डाउन है, तो वैसे भी सब चीज़ों की सेल्स कम चल रही है। तो कुल मिला के क्योंकि कंपनी की हाइप कम हो गई है, कंपनी का पी बाई कम हो गया, लोगों के इमोशंस कम हो गए, उसकी वजह से भी शेयर प्राइस कम है, प्लस आने वाले फ्यूचर के बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता कि इन तरह की कंपनी का क्या होने वाला है, इसलिए भी कंपनी का जो प्राइस है वो कम हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कंपनी अच्छी है, कंपनी सर्वाइव कर जाएगी, अपनी जो नंबर 1 की पोजीशन है उसको हमेशा होल्ड करके रख पाएगी, तो बिल्कुल आप इस कंपनी को चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी बढ़िया है, अच्छी कंपनी है। तो कहीं ना कहीं कंपनी अपना भी दिमाग इन चीज़ों पर लगा रही होगी। लेकिन कुल मिला के वही है, जो भी चीज़ें हमें अपना रिस्क प्रोफाइल साथ साथ कंपनी का रिस्क प्रोफाइल चेक करके ही डिसीजन लेना है कि हमें इस कंपनी से इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।